अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 3 सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट किया था। इसके कुछ एसएलओस कवर किए और जो एसएलओ इस वक्त हम कवर कर रहे हैं दैट इज सोल्व प्रॉब्लम्स बाय एनालाइजिंग जियोमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीरीज अप टू n टर्म्स। गॉट इट? अब जियोमेट्रिक सीरीज में हम चल रहे थे, लेकिन जियोमेट्रिक सीरीज का नॉलेज एक्सटेंसिव इसलिए है क्योंकि जियोमेट्रिक सीरीज में एक स्पेशल टाइप ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज थी जिसे हमने नाम दिया था इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का तमाम कंसेप्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्लियर किया। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो है A1 आवर 1 माइनस आर। आपकी टेक्स्ट में से कुछ क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। साइड पर आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन से हटके लिखा है वल्गर फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज तरतीब से चलती जाएं, पॉइंट के बाद वैल्यूज तरतीब से चलती जाएं तो ऐसी वैल्यूज को हम कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। इन्हीं को हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शंस। आज हमें वो कहता है इनकी वैल्यू फाइंड करें कि ये सिंप्लीफाई होके क्या आता है, यानी कि इनको सोल्व करें। आप इनको सोल्व कैसे करना है? 9th क्लास में तो हमने बड़ा आसान सा तरीका सीखा था, सिंपल सी अलजेब्रिक कैलकुलेशंस लगाते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन आज हमने इनफिनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगाना। स्क्रीन प्लीज। 2.63 हम जानते हैं कि जिसके ऊपर बार है, बार का मतलब वो डिजिट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। 9th क्लास में भी इतना स्टेप सेम होता था कि सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को पॉइंट से पहले वाले हिस्से को अलग कर दो। अगली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अब इस डेसिमल को हम सीक्वेंस में लेकर आए ताकि इस पे सीक्वेंस का फॉर्मूला लग सके। सीक्वेंस में लाने के लिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया। हर दफा दो दो जीरो, प्रीवियस टर्म को 100 से डिवाइड करता गया। 0.0063। क्योंकि सीरीज बनानी है, जियोमेट्रिक सीरीज है, तो कॉमन रेशो सेम आनी चाहिए। यानी कि हर दो टर्म्स को जब मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर सेम आना चाहिए। मेरी कॉमन रेशो आ रही है 1/100। ठीक है जी। यानी कि हर टर्म 1/100 से मल्टीप्लाई होती है तो आगे आगे सीक्वेंस चलता रहता है। क्लियर है? अब हमने ये पोर्शन जो है डेसिमल पोर्शन, इस डेसिमल पोर्शन पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। गॉट इट? चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ। 2 प्लस 0.63 प्लस 0.063 प्लस 0.00063 अप टू सो ऑन सो फोर्थ। अब आपने डिवाइड करके देखा कि कॉमन रेशो थी 1/100, तो अब मैंने इस पे फॉर्मूला लगाया। कौन सा? एस इंफिनिटी इज इक्वल टू A1/1 माइनस आर। A1.63, आर जो है वो 1/100 है। 63/100 इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइडेड बाय 99/100। 100 कैंसल विद 100, ये आ गया 63 डिवाइडेड बाय 99। कंप्लीट का एलसीएम लिया तो 198 प्लस 63/99
ये आ गया 261 आवर 99। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को दोबारा रैशनल फ्रैक्शन बना दिया, उस वल्गर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, रैशनल फ्रैक्शन में, और हमारा आंसर आ गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आपने जब इस स्टेप पे आना है तो हमेशा इस चीज की एहतियात करनी है कि जो सीक्वेंस आप बना रहे हैं क्या वो सीक्वेंस बनता भी है, यानी कि आप टर्म्स ऐसी लिखें, इस तरह से मैनेज करें कि उनमें कॉमन रेशियो सस्टेन करे। ये ना हो कि पहली दो टर्म्स को डिवाइड करें, कुछ आंसर आ जाए, अगली दो टर्म से कॉमन रेशियो निकालें, कुछ आंसर आ जाए। गॉट इट? क्लियर है रेहान? Yes, This sir. is Clear the है. simplest possible way to solve these fractions. Let us move to further fractions. The sum of first 12 terms of a geometric series is 9 times the sum of its first 3 terms. Find the common ratio. अब ये एक्सरसाइज इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज की है और ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाला गया ताकि आप कंफ्यूज हो सके। अब वो कहते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ अ जियोमेट्रिक सीरीज is 9 times the sum of its first 3 terms. अगर ये इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज होती तो इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज का सम जो है वो नंबर ऑफ टर्म से इंडिपेंडेंट है। A1/1 - में किसी भी जगह n का जिक्र नहीं है। गॉट इट? अब इसको हमें जनरल फार्मूला से ही हल करना पड़ेगा। A1 Rn-1 R-1 S12 निकाला, A1 एज इट इज, R एज इट इज, फिर मैंने S3 निकाला, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स R³ - R-1, फिर कंडीशन लगाई कि सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि S12 शुड इक्वल टू 9 टाइम्स S3। ये आ गया A1 R12 - 1 आवर R-1 9, A1 R³ - 1 आवर R-1, R-1 कैंसल, A1 कैंसल, मेरे पास बचा R12 - 1 इंटू 9 टाइम्स R3 - 9। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, R12 - 9 R3 - 9 इधर आके प्लस हुआ, +8 इज इक्वल टू 0। गॉट इट स्टूडेंट? अब 12 और 3 बड़ी पावर्स है, इनको हल करने के लिए मैंने लेट कर लिया, लेट x इज इक्वल टू R³ so that x4 is equal to R12। ठीक है ना, इसे मैंने लेट कर लिया, ये खुद ब खुद बन जाएगा फोर्थ पावर में। अब ये एक्सप्रेशन हो गया x4 माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x4 माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? अब अगला काम इसको हल करना है, ये तो बनाना कोई काम नहीं था। x4 माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर टर्म x² नहीं है, x है, तो मैं इसको सीधा सीधा फैक्टराइज नहीं कर सकता, सीधा सीधा फैक्टराइज
नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम टूल्स यूज करते हैं तो मेरे पास एक सोल्यूशन 1 आएगा, एक सोल्यूशन 1.572 आएगा और दो कंप्लेक्स सोल्यूशन आएंगे। हमने ये 10th क्लास में सीखा था जब पहली दफा हमने हायर डिग्री इक्वेशंस को सोल्व करना शुरू किया था। हमने 10th क्लास में ये देखा कि जब भी आप किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं, जितनी उसकी पावर होती है वेरिएबल की, उतने रूट्स आते हैं। आप कौन सी इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं? आप 4th डिग्री इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तो 4th डिग्री इक्वेशन के कितने रूट्स आने चाहिए? 4, 1, 1.572 और दो कंप्लेक्स रूट्स आएंगे। अब कॉमन रेशो जो है उसको हम कंप्लेक्स नंबर शुमार नहीं करेंगे इस तरह से, क्योंकि सारा सीक्वेंस जो है वो खराब हो जाएगा। पीछे बचे दो, x is equal to 1 and x is equal to 1.572. x is equal to 1, x was equal to r cube is equal to 1. अब r cube minus 1 and r cube minus 1 का क्यूब, अगेन इधर से भी एक रियल रूट निकलेगा और यहां से क्या निकलेंगे? कंप्लेक्स नंबर। कंप्लेक्स नंबर हम एक्सक्लूड कर देंगे, सीक्वेंस खराब हो जाएगा। इसी तरह यहां से भी एक आर निकलेगा, 1.572 रेज टू पावर 1/3। ठीक है जी। बाकी कंप्लेक्स रूट्स निकलेंगे, वो हमने सोल्व नहीं करना। क्लियर है? अच्छा, जब आर आ जाएगा तो बस काम खत्म। उसने पूछा ही आर है, सीक्वेंस तो पूछा ही नहीं। ठीक है जी। तो आर एक आपके पास 1 आ गया, एक आ गया 1.572 रेज टू पावर 1/3। गोट इट रेहान? Yes, sir. गुड। लेन जी, screen please. The sides of a square are 16 inches in length. A new square is formed by connecting the midpoints of the sides of the original square, and two of the resulting triangles are shaded as seen in the following figure. If this process is repeated 5 more times, determines the total shaded region. ठीक है। इसको बड़ा सिंपल है, देखने में ये मुश्किल लगता है। इस तरह के जो सवाल हैं आपके अमूमन, ये इट्स अ कम्प्लेक्स टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, लेकिन अगर आप एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट देते हैं आर्मी इंस्टीट्यूट्स के भी, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या कोई भी जो जहाँ पे बेसिक मैथ्स को वो कंसीडर करते हैं, तो वहां पर इस तरह के एमसीक्यूज आपको आएंगे। अब हम इसको फार्मूले से भी हल कर सकते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग से भी हल कर सकते हैं। स्क्वायर कितनी डिमेंशन का है मेरे पास? स्क्वायर है 16 इंच का। 16 इंच का स्क्वायर है मेरे पास। तो सबसे पहले रेहान इस बड़े डब्बे का एरिया मैं निकालता हूं। ये आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े डब्बे का एरिया आ गया पूरे का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही है। अब मैं कलर चेंज करता हूं और इस छोटे डब्बे का एरिया निकालने लगा हूं। इस छोटे डब्बे के एरिया को मैंने नाम दिया A2 का। अब इस छोटे डब्बे के बारे में उसने क्या कहा है? अ न्यू स्क्वायर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। तो वो 16 का था, 16 का हाफ करो मिड करो तो ये कितने के हो गए? ये 8 क्या होगा ना। तो इसका आ गया
इधर मैं लिख देता हूं कि ये 16/16 से निकला हुआ है और ये किससे निकला है जी, ये 8/8 से निकला है। ठीक है, अब एक चीज जरा गौर करनी है, इन दोनों पिक्चर्स को गौर करें। क्वेश्चन है ट्राइंगल के एरिया के हिसाब से, लेकिन हमने इसको किया शेडिड बॉक्स के हिसाब से। अब इस बड़े बॉक्स में से, इधर देखो रेहान, इस बड़े बॉक्स में से, येलो बॉक्स में से अगर ये ग्रीन वाला मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचना चाहिए, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स बचनी चाहिए। ऐसे ही है कैमरा? यस सर, ऐसे ही है, 4 ट्राइंगल्स। अगर इस बड़े बॉक्स में से ये छोटा बॉक्स माइनस कर दूं तो 4 ट्राइंगल्स बचनी चाहिए, यानी कि जो एरिया बचेगा वो किसका होगा, इन 4 ट्राइंगल्स का होगा। ऐसे ही है ध्यान। यस सर। इस बड़े बॉक्स में से ये, अब मैं इसको पहले एक दफा मैनुअल सॉल्व कर रहा हूं, यहां से फिर हम एक सीक्वेंस बना लेंगे। अच्छा जी, अब A1 जो कि बड़े बॉक्स का एरिया था, A2 जो कि छोटे बॉक्स का एरिया था, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 ट्राइंगल्स में से 2 तो मुझे चाहिए, मुझे ये गुलाबी ट्राइंगल भी चाहिए और मुझे ये नीली ट्राइंगल भी चाहिए। तो बड़े डब्बे में से छोटा डब्बा निकाल दिया, 4 ट्राइंगल्स का एरिया बचा, उस 4 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो शेडेड ट्राइंगल्स का एरिया आ गया। गॉट इट? यस सर, समझ आ गया। हाँ अच्छा जी। 256 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया ये, 256, कैलकुलेटर निकालें जी, 256 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों शेडी ट्राइंगल्स का एरिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब आप प्रोसीड करोगे, अब इधर रेहान कैमरा प्लीज, अब मैं इसको और इसको देखूंगा। अब उसके शेडिड एरिया का निकालने के लिए ये ग्रीन में से मैं लेट मी रेड, उस ग्रीन वाले में से अब मैं ये रेड वाला माइनस कर दूंगा तो इन दोनों का एरिया आ जाएगा 2 पे डिवाइड करने के बाद। समझ गए? बड़े में से छोटा माइनस करना है, 2 पे डिवाइड करना है। जब इसकी शेडिड का निकालना है तो इसके बॉक्स में से इसका बॉक्स माइनस होगा और 2 पे डिवाइड होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, an माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये है एरिया ऑफ शेडिड ट्राइंगल्स। जब मैं इसमें खड़ा था, इसमें से मैंने वो छोटा डब्बा माइनस किया, मेरे पास इन 4 कोनों का, ये 4 ट्राइंगल्स का एरिया आ गया। 4 में से 2 का निकालना था, 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो ना 4 है, 4 में से 1 का निकालना हो तो 4 पे डिवाइड करोगे, 4 में से 2 का निकालना है तो 4 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/4, 2 आ गए बटे में। ये क्लियर हुआ रे यार? यस सर, क्लियर हो गया। अब बोला करें ना। अब ये पता चल गया मैंने ये जनरल टर्म कैसे बनाई है। बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा माइनस करो, डब्बे का एरिया और 2 पे डिवाइड कर दो।
अब ये 8 का था, तो ये वाला कितने का रह गया होगा? 4 का। ये वाला बॉक्स कितने का रह गया होगा मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद? इसकी डिमेंशंस क्या रह गई होगी? 4 की। 4/4. अब वो पीछे था 64 और 4/4 16। 64 माइनस 16/2 कितना हो गया? 48/2, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह जब आप इधर आएंगे, ये 4 का था, तो ये अब बीच वाला बॉक्स कितने का रह गया होगा? 2 का। 2/2. तो वो जब उसको करोगे वो किस तरह से चलेगा? वो चलेगा 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? तो ये 4 दफा फोल्ड हो गया ना, 1 2 3 4, पांचवा आपने खुद फोल्ड कर लेना है। पांचवें में ये 2 2 4 है, इसको मजीद फोल्ड करोगे तो 2 से कितना बन जाएगा? 1। 2 माइनस 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। तो ये आपका जो कलेक्टिव आंसर आएगा पांचों का सम 96, 24, 6 और 0.5। आगे भी लेके चलोगे तो वो 0.5 से भी कोई छोटी चीज आ जाएगी, तो ये अप्रोक्सीमेट 126.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। फोल्ड 5 होंगे, वैल्यूज इधर 4 की आएंगी। ठीक है, क्योंकि 5 पहला एज इट इज, दूसरा तीसरा चौथा। उम्मीद है आपको ये प्रोसीजर समझ आया होगा। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर डिस्कस किया करें, पूछा करें। हर चीज़ को विजुअलाइज करा करें, देखा करें उसको। अब अगर आप एक एक डब्बे को अलग अलग देखें तो आपको नज़र आ रहा है बड़े में से छोटा निकाल दो, ट्राइंगल्स बचती हैं। तो ब्लैंक वाली निकाल दो, यानी कि 2 पे डिवाइड कर दो, शेडेड बचती। ठीक है, गॉट इट? सी यू टुमारो विद द न्यू SLO। ये चैप्टर जो है आपकी किताब के बड़े चैप्टर्स में से एक है। इसके बाद अगला बड़ा चैप्टर जो है वो वेक्टर्स और बाइनोमियल थ्योरम का है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।